उसके बाद में फिर दिया है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज पोएम ऑफ अ कंपनी। अब आप सब जानते हैं कि कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे देखा जाता है। अगर कंपनी इंडियन कंपनी है देन इट इज ऑलवेज रेसिडेंट, करेक्ट। और अगर ये फॉरेन कंपनी है तो वो रेसिडेंट कब मानी जाएगी? इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, करेक्ट। ये सब जानते हैं। सेक्शन 6, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा, और अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो फिर उसको नॉन रेसिडेंट मानेंगे फॉर टैक्स पर्पसेस, राइट। तो ये अपन देखते हैं, ये सर्कुलर जो इशू किया है वो इसलिए है कि क्या पैरामीटर्स आपको देखने हैं टू डिटरमिन वेदर द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो चलो देखते हैं इसको अपन। तो ये शुरुआत में तो पहले वही दिया है सब कि विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1718, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट मानेंगे। तो वो दिया है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 60 में, और फिर लिखता है कि पोएम इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट for determination of residence of a company incorporated in a foreign jurisdiction. Most of the tax treaties entered into by India recognize this concept for determination of residence of company. And the CBDT has wide circular laid down the following guiding principles to be followed for determination of poem. Any determination of poem will depend upon the facts and circumstances of given case, obviously. The poem concept is one of the substance over form. Substance over form का major इसमें principle है, concept है substance over form, जो audit में भी अपन लगाते हैं। Format कोई नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा करो, वैसा होगा तो वैसा करो, ऐसा नहीं है। अपने को उसके पीछे का लॉजिक समझना है कि भाई कंपनी का वाकई में रियलिटी में मैनेजमेंट कहां पर सिचुएटेड है, तो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए हमें जज करना है। इट मे बी नोटेड दैट एन एंटिटी मे हैव मोर देन वन प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, बट इट कैन हैव ओनली वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सिंस रेसिडेंस इज टू बी डिटरमिन्ड फॉर ईच ईयर, poem will have to be also determined for each year. It will be determined on year-to-year basis. The process of determination of poem would be primarily based on the fact as to whether or not the company is engaged in active business outside India. ये अब मेन फीचर है। उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस अगर इंडिया के बाहर होगा, ठीक है, एक्टिवली इट इज एंगेज इन बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो फिर अपन उसका पोएम इंडिया में नहीं मानेंगे, फिर उसकी इनकम को अपन इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। फिर आते हैं 4 मेजर पॉइंट, इसको आप पक्के से याद रखेंगे। कंपनी शैल बी सेड टू बी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी ऐसा सिचुएशन होगा तो इसका मतलब क्या है? नो पोएम इन इंडिया बेसिकली। हालांकि ये कोई, मैंने कहा ना कि ये कोई फॉर्मेट का रूल नहीं है, सब्सटेंस देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि भैया ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अपन पोएम इंडिया में नहीं मानेंगे इन एनी केस, ऐसा नहीं। लेकिन अपन कम से कम ये मानेंगे कि उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, तो उस केस में इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हालांकि उसमें भी हो सकता है, तो अपन यहाँ जनरली लिख देंगे, generally no poem in India if its active business is situated outside India, ठीक है, generally। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उसके बावजूद भी पोएम इंडिया में हो सकता है, ये अभी कुछ देर के बाद आपको समझ में आएगा। तो देखो, एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, ये कब माना जाता है? अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो तो 4 कंडीशन क्या है? नंबर 1, if passive income is equal to or less than 50% of its total income। passive income क्या होता है?
पैसिव इनकम है शेयरिंग ऑफ इनकम, जो भी इनकम शेयरिंग से आती ना उसको पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे डिविडेंड, डिविडेंड इज शेयरिंग ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रॉयल्टी, आप बिजनेस करोगे और फिर रॉयल्टी ओनर को दोगे, तो ओनर के लिए जो रॉयल्टी है उसको क्या मानेंगे अपन, पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम्स होती है, डिविडेंड, रॉयल्टीज, रेंट्स, ये सब पैसिव इनकम्स में आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर कब होगा, जब हम रियल में वहां कोई बिजनेस करें, कोई सेल परचेज एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, तो अपन बोलेंगे कि हाँ रियल इनकम या एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है ना। तो इसका पहला कंडीशन ये है कि इस कंपनी की जो पैसिव इनकम्स है वो 50% से कम होनी चाहिए, यानी एक्टिव बिजनेस से इनकम 50% से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो पहला पॉइंट। अब ये पूरा उल्टे लिखे है, आप उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा कि उसका एक्टिव इनकम इंडिया के बाहर एक्टिव बिजनेस से इनकम 50% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द एसेट्स आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। देन less than 50% of total number of employees are situated in India or are resident in India. 50% से कम एम्प्लॉइज इंडिया के होने चाहिए, यानी 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज फॉरेन के होने चाहिए या फॉरेन में रेसिडेंट होने चाहिए। And the payroll expenses incurred on such employees is less than 50% of its total payroll expenditure. यानी सिर्फ एम्प्लॉइज 50% से कम इंडिया में रहे तो ही काफी नहीं है, पेरोल एक्सपेंसेस जो है वो भी 50% से कम इंडिया में होना चाहिए, 50% से ज्यादा फॉरेन में होना चाहिए। तो चार कंडीशन सभी के सभी फुलफिल होने चाहिए, तो अपन कहेंगे कि या इट हैज एन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक्टिव बिजनेस इनकम 50% ज्यादा होनी चाहिए, एसेट्स में से 50% से ज्यादा इंडिया के बाहर होने चाहिए, एम्प्लॉइज में से 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज इंडिया के बाहर होने चाहिए, और उनको जो सैलरी हमने पे किया है, पेरोल एक्सपेंस है ना, जो सैलरी टोटल पे हुई है उसका भी 50% से ज्यादा फॉरेन एम्प्लॉइज को देने का है। ठीक है, चार कंडीशन एक साथ। अब इसके मीनिंग्स भी दिए हैं कि इनकम का मतलब क्या है, तो इनकम कैसे निकालेंगे। इसमें बोला है ना कि भाई पैसिव इनकम क्या और एक्टिव इनकम क्या, तो वहां बोला है कि इनकम विल बी एज कंप्यूटेड एज पर दी टैक्स लॉज ऑफ द फॉरेन कंट्री। जो भी इसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मान लो कि एक एग्जांपल के लिए अपन कहेंगे कि देयर इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशियस, मॉरिशियस की कंपनी है, तो मॉरिशियस में इनकम टैक्स लॉ तो होगा ना, तो उस इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो कंप्यूटेशन हुआ है वो अपन लेंगे इनकम। और अगर फॉरेन लॉज में इनकम कंप्यूटेशन का कोई मेथड नहीं है तो बुक इनकम लेंगे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एक तो कंप्यूटेड लेंगे अगर वहां पे कंप्यूटेशन होता है तो, और अगर नहीं होता है तो फिर बुक्स के हिसाब से लेंगे। सिंपल, वेरी गुड। फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या लेंगे, एसेट्स में बोला है ना कि 50% से कम इंडिया में होनी चाहिए और 50% से ज्यादा फॉरेन में होनी चाहिए, तो एसेट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो दिया है फिर, और उसमें 3 पॉइंट दिए हैं कि अगर ये इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल एसेट्स अगर है, यानी कि ऐसे लॉज है फॉरेन कंट्री में कि हर एक एसेट को सेपरेटली हम डिप्रिशिएट करते हैं, जैसे इंडिया में एसएलएम बेसिस पे है, तो फिर एवरेज लेना है। एवरेज किसका, वैल्यू फॉर टैक्स पर्पसेस यानी WDV इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में और एंड में जो उसके वैल्यूज है उसको लेंगे, उसको एवरेज कर देंगे। ठीक है, एंड एज पर द टैक्स पर्पसेस यानी कि WDVs, यू हैव टू टेक द WDV of each asset at the beginning, at the end and take an average। और अगर उनका यहां भी ब्लॉक कॉन्सेप्ट चलता है जैसे हमारे यहां चलता है ब्लॉक कॉन्सेप्ट, in case of pool of fixed assets being treated as a block for depreciation, then average of the block average ले लेंगे at the beginning and at the end। simple। and in any other case, तो any other case में क्या आएगा, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है उसका वैल्यू क्या लेंगे, एज पर द बुक्स यानी बुक वैल्यूज। ओके,
तो ये आ गया एसेट का वैल्यू। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे देखना है, तो वो भी दिया है, उसका भी एवरेज करेंगे, एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड इट शैल इंक्लूड पर्सन्स who though not employed directly by the company perform tasks similar to those performed by the employees, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, हमारे डायरेक्ट पेरोल पे नहीं है, लेकिन वो भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उसको भी अपन एम्प्लॉयज में गिनेंगे। और पेरोल एक्सपेंस का मतलब क्या है, देखो, द टर्म इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सैलरीज, वेजेस, बोनस एंड ऑल अदर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन एंड सोशल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सब लेंगे पेरोल के अंदर, ऑल एम्प्लॉय कॉस्ट्स। और फिर आता है वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम में क्या आएगा, देखो, इट इज एग्रीगेट ऑफ income from transactions where both the purchase and sale of goods is from or to its associated enterprise. Associated enterprise से अगर सेल भी किया है और परचेज भी किया है, यानी वहीं से माल आता भी है और उसी को बेचते भी है, तो उसको पैसिव इनकम मानेंगे। अब पैसिव इनकम बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट जो है, ये एडजस्टेड इनकम है। हमारा कोई रियलिटी में बिजनेस नहीं है, सिर्फ नाम के लिए अपन यूज करते हैं ना कंपनीज को, नाम के लिए। जैसे एक प्रोसेसिंग है, तो ये प्रोसेसिंग क्या है कि अपन खुद भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, एक फॉरेन में कंपनी खोल लिया और यहां से उसको माल भेजा और वहीं से वापस आ गया हमारे ही पास। तो वाकई में वो कुछ कर नहीं रहा, वो सिर्फ अपने नाम का है। जैसे साला होता है ना, जिसका कोई काम धंधा नहीं है, हमने ही हमारे बिजनेस में बिठा दिया उसको, तो वैसा है, साले की तरह है। तो ये अपनी साले कंपनी है, तो हमने उसको वहां भेजा, एक कंपनी फॉर्म कर दिया, इनकम को शिफ्ट करने का सब चलता है ना केस। अपने फॉरेन कंपनी खोले, यहाँ से उसको प्रोसेस के लिए कुछ चीजें दिए, वहां से प्रोसेस होकर वापस हमारे ही पास आए, तो परचेज सेल दोनों हमारे से ही हो रहा है। तो उसकी जो इनकम जनरेट होगी वहां, उसको पैसिव इनकम मानेंगे, एक्टिव इनकम नहीं मानेंगे। समझ में आया पहला पॉइंट, डिपेंडेंसी ऑन द पेरेंट कंपनी यू कैन से। दूसरा है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम्स, ये सबको भी पैसिव इनकम माना जाएगा। However, any income by way of interest shall not be considered as passive income in case the company which is engaged in the business of banking or is a public financial institution and its activities are regulated as such under the applicable laws of the country of incorporation. अगर ये बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वहां के लॉज से रेगुलेटेड है, तो फिर उसको जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो इसकी रियल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि बैंक का तो काम ही लोन देने का है। Then it will not be called as a passive income, it will be called as active income. ठीक है, फिर आगे चलो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखो कैसे निकालते हैं अपन, देखते हैं। अभी तक तो हमने एक ही पॉइंट देखा कि भैया एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी है उसका फॉरेन में एक्टिव बिजनेस है कि नहीं, इतना हमने अभी तक स्टडी किया है। अब देखो पोएम कैसे निकालते हैं। तो पहला पॉइंट यह है, in case of companies engaged in active business outside India, एक कंपनी जिसका रियल में फॉरेन में बिजनेस है, रियल में वहां पे बिजनेस है, it deals, it trades, it manufactures, it provides services, whatever it does outside India. तो उस केस में देखो क्या है, poem of a company engaged in active business shall be presumed to be outside India. देखो नॉर्मल रूल क्या है, जैसे हमने ऊपर में लिखा, जनरली इसको अपन फॉरेन में ही है, इसका पोएम ऐसा मानेंगे जनरली। तो लिखा है कब, इफ मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो एक मॉरिशस में कंपनी है, उसका वहां बिजनेस भी है, शिपिंग विपिंग जो भी बिजनेस करती है, और मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मीटिंग्स करते हैं, बोर्ड मीटिंग्स, वो वहीं पर करते हैं। तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि नहीं, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वहीं पर है, फॉरेन में। However, in case the board is not exercising its power of management,
not exercising its power of management. And such powers are being exercised by either the holding company or any other person resident in India. Then the poem shall be considered to be in India. तो आपको मालूम है वो जो मॉरिशस में कंपनी है उसको वहां बोर्ड है, 4 लोग है वहां, टॉम, डिक, हैरी एंड फारूक, 4 उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉम, डिक, हैरी एंड फारूक. अब मेजॉरिटी मीटिंग हम वहीं करते हैं मॉरिशस में, तो मैं भी चले जाता हूँ घूमने के लिए, हर 2-4 महीने में एक बार जा करके मीटिंग वहां कर लेते हैं. तो ऑल द बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड देयर, सारे के सारे बोर्ड मीटिंग वहीं पर हुए मॉरिशस में, और उसका वहां इफेक्टिव बिजनेस भी है. तो फिर आप कहेंगे सर उसका पोएम तो मॉरिशस में हुआ, लेकिन नहीं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना ये सब डमी है, जैसे पिकनिक मनाने जाते उधर वहां कोई डिसीजन विसीजन नहीं होता, उसे वैसे ही बोर्ड मीटिंग है, नाम की बोर्ड मीटिंग्स है. द रियल मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ फारूक, एंड फारूक इज सिटिंग हियर, आपके सामने देखो, इंडिया में बैठा हुआ है साल भर. वो तो ऐसी पिकनिक मनाने जाते हैं मॉरिशस, वहां बोर्ड मीटिंग ऐसी कंडक्ट हो जाती है, लेकिन रियल में वो इंडिया में बैठा हुआ है और सारे डिसीजन यहीं से बैठ कर लेता है. तो फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां माना जाएगा? इंडिया में. आए समझ में? तो वैसे तो बोला है कि बोर्ड मीटिंग्स देखो, लेकिन बोर्ड मीटिंग्स कब देखेंगे? जब रियल पावर्स बोर्ड मीटिंग में है. तो अगर रियल पावर्स बोर्ड मीटिंग में नहीं है और वो कोई पर्सन है जो लेता है बिहाइंड द सीन, या होल्डिंग कंपनी लेती है, तो फिर वो होल्डिंग कंपनी कहां से डिसीजन ले रही है या वो पर्सन कहां से डिसीजन ले रहा है वो देखा जाएगा. Then for this purpose, merely because the BOD follows general and objective principles of global policy of the group laid down by the parent entity, which may be in the field of payroll functions, accounting, HR, IT, infrastructure, network, supply chain, routine banking operational procedures and so on. तो उसको अपन मद्देनजर नहीं रखेंगे. ये हम कहेंगे देखो वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मॉरिशस में बैठा हुआ है, टॉम, डिक एंड हैरी वहीं पे बैठे हुए, और वो ये सब नॉर्मल काम कर रहे हैं, जो रेगुलर रूटीन वर्क है वो वहां निपटाते हैं. तो उससे थोड़ी मतलब है. मैनेजमेंट ये थोड़ी है. मैनेजमेंट तो वो है जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग है, और वो तो फारूक बैठ के यहाँ पे कर रहा है इंडिया में. तो फिर अपन इस कंपनी का पोएम कहां मानेंगे? इंडिया में. इवन दो दीज रूटीन टास्क्स आर डन इन मॉरिशस. तो वो उसमें बोला है कि ये सब जो फालतूगिरी है नॉर्मल फंक्शंस जो कर रहे हैं, तो वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ केस ऑफ बीओडी ऑफ कंपनी स्टैंडिंग आउटसाइड इंडिया. For the purpose of determining whether a company is engaged in active business outside India, the average of the data of the previous year and 2 years prior to that year shall be taken into account. एक्टिव बिजनेस है कि नहीं इसके लिए भी देखो क्या बोलता है, एवरेज ऑफ द डेटा अपन लेंगे जिस प्रीवियस ईयर का अपने को निकालना है और उसके पहले 2 साल का मिलाकर लेंगे. And in case the company has been in existence for a shorter period, then the data of such period will be considered. And where the accounting year for tax purposes in accordance with laws of the country of incorporation is different from our previous year, अगर ईयर में डिफरेंस है, मॉरिशस में जनवरी टू दिसंबर और अपने यहाँ अप्रैल टू मार्च, then the data of the accounting year that ends during the relevant previous year and 2 accounting years preceding it shall be considered. तो अपना साल अभी कौन सा है? 16-17. तो 16-17 में उनका जो खत्म हुआ वो अकाउंटिंग ईयर और उसके पहले के 2 अकाउंटिंग ईयर का डेटा लेंगे. तो ये तो हुआ पहला केस कि एक कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, तो उसमें या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स देखेंगे नॉर्मली, अगर वो इंडिया के बाहर है मेजॉरिटी तो फिर उसको छोड़ देंगे, जा डोंट पे टैक्स इन इंडिया. लेकिन यानी कि यू आर नॉन रेसिडेंट. लेकिन अगर पेरेंट कंपनी डिसीजन मेकर है या एक पर्सन है जो डिसीजन मेकर है और वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है, तो फिर उसका कंपनी का पोएम इंडिया में मानेंगे और उसका रेसिडेंट इंडिया का मानेंगे. तो ये सब क्या होता है कि टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए है सारी चीजें. नहीं तो इंडिया में बैठ के मैं फॉरेन में कंपनी खोल लूंगा, यहीं से बैठ के उसको मैनेज करूंगा,
और मैं बोलूंगा अरे वो तो फॉरेन कंपनी है, उसकी इनकम इंडिया के बाहर है, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, उस कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। चलो फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंपनी इज नॉट एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर एक कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर नहीं है तब क्या? तो वहां बोला है द गाइडलाइंस प्रोवाइड अ 2-stage प्रोसेस इन दिस केस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। पहला स्टेज है आइडेंटिफाइंग द पर्सन्स हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट and commercial decisions for the conduct of company as a whole। कौन है वो लोग, कौन है कंपनी के पीछे जो इफेक्टिव की डिसीजन मेकिंग करता है। की डिसीजन मेकिंग एंड अल्टीमेट डिसीजन पावर किसके पास, हाँ या ना बोलने का पावर किसके पास, सजेशंस देने का पावर नहीं, अल्टीमेट पावर यानी हाँ या ना कौन बोलता है। जैसे अंबानी रिलायंस के केस में, द वन हु टेक्स द फाइनल डिसीजन, उसको बोलते हैं की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस, कौन लेता है। एंड नंबर 2, डिटर्मिनिंग द प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड। पहले तो देखो कि कौन लेता है और फिर देखो कि कहां लेता है। सिंपल, पहले आइडेंटिफाई करो कौन लेता है, पता चला फारूक लेता है, अच्छा चलो फारूक लेता है, फिर देखो कि कहां पे लेता है। आप कहां लेते हैं डिसीजंस? मैं कहूंगा मैं तो मॉरिशस में लेता हूं, इंडिया में तो सिर्फ आराम करने आता हूं, बाकी सारे डिसीजंस मैं मॉरिशस में लेता हूं। अच्छा ऐसा है क्या? प्रूफ करो। तो वो प्रूफ कैसे होगा? तो वो देखो नीचे अपन पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। तो आगे लिखता है कि द प्लेस वेयर दीज मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन वुड बी मोर इंपॉर्टेंट, प्लेस इज इंपॉर्टेंट देन द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंट कहां हो रहे उससे मतलब नहीं है, ये डिसीजन लिए कहां जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Taken is more important. And for the purpose of poem, it is the substance which would be conclusive rather than the form. ये तो अपने देखा ही। Then some of the guiding principles. अब देखो क्या क्या guiding principles है। Number 1, the location where the company's board regularly meets and makes decisions. अब मैंने बोला ना कहाँ डिसीजन लिए गए, तो भैया बोर्ड मीटिंग में ही लिए गए होंगे, है ना। नॉर्मली बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होते हैं, तो आप देखो कि बोर्ड कहां पे बैठता है, वेयर दे मीट एंड टेक डिसीजंस। तो फर्स्ट पॉइंट तो वही देखेंगे, ऑब्वियस पॉइंट तो वही है। मे बी एट द कंपनीज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड रिटेन्स एंड एक्सरसाइजेज इज अथॉरिटी टू गवर्न द कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड नकली नहीं होना चाहिए, डमी नहीं होना चाहिए। अगर बोर्ड रियल है, बोर्ड इज रियल एंड दे वर्क इन रियलिटी, हाँ, तो फिर अपन बोर्ड देखेंगे कि बोर्ड कहां पे बैठकर ये सारे डिसीजंस लेता है। मे बी एट द कंपनीज प्लेस, ठीक है। एंड डज इन सब्सटेंस मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस नेसेसरी फॉर द कॉन्डक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस एज अ होल। तो उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने का और वो डिसीजन लेता है इन सब्सटेंस। तो फिर बोर्ड कहां पे मीटिंग करता है ये अपन देखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट। फिर उसी को एक्सप्लेन किया है कि इट मे बी मेंशन दैट मियर फॉर्मल होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एट अ प्लेस वुड नॉट बाय इटसेल्फ बी कंक्लूसिव डिसीजन being located at that place. If the key decisions by directors are in fact being taken in a place other than the place where the formal meetings are held, then such other place would be the relevant place. यानी डायरेक्टर्स बैठ के कहीं और डिसीजन लेते हैं और बोर्ड मीटिंग में आके सिर्फ साइन मारते हैं, यानी बोर्ड मीटिंग के लिए चले जाते हैं। ये कैसे कि देखो टॉम, डिक, हैरी एंड फारूक 4 डायरेक्टर्स है, चारों के चारों मान लो इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में जब वो रहते हैं तभी सारे डिसीजंस होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ महीने में एक दिन सबके सब मिलके मॉरिशस की फ्लाइट लेके चले जाते हैं, वहां 3 दिन रुकते हैं और वापस आ जाते हैं। और वो 3 दिन जब आए तो बोर्ड मीटिंग होगी और उसके रेजोल्यूशन पास हुए, वो वहां नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने बोर्ड मीटिंग मॉरिशस में की और डिसीजंस लिए। सिर्फ नोटिंग वहां पे हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल दिमाग लगाने का है बिजनेस के पीछे वो सब इंडिया में बैठ के हो रहा है। तो फिर ये मॉरिशस कोई काम का नहीं है, फिर अपन क्या मानेंगे ये पोएम इंडिया में है। तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग एज अ फॉर्मल, ऐसा बोर्ड मीटिंग वहां हुई तो ऐसा कि वहां हुआ ऐसा नहीं,
रियलिटी में कहां हो रहा है, जब ये डायरेक्टर्स रियली डिसीजन लेते हैं तो कहां बैठ के लेते हैं, ये अपने को देखना है. For an example, there may be a case where the board meetings are held in a location distinct from the place where the head office of the company is located, or such location is unconnected with the place where the predominant activity of the company is being carried out. अलग अलग हो सकते ना. बोर्ड मीटिंग कहीं पे होती है लेकिन वाकई में डिसीजंस और कहीं पे होते हैं, या उसका जो एचओ है वो कहीं और है लेकिन एक्चुअल में बोर्ड दूसरी जगह पे बैठ के डिसीजंस लेता है. इफ द बोर्ड हैज अ डी फैक्टो यानी इन फैक्ट डी फैक्टो का मतलब है इन फैक्ट delegated the authority to make key management and commercial decisions for the company to senior management, जैसे कि एमडी को अगर उन्होंने डेलीगेट कर दिया है कि आप सारे डिसीजंस ले लेना, or other person including a shareholder, promoter, strategic or legal or financial advisor, etc., and does nothing more than routinely ratifying the decisions that have been made, the company's place of effective management will ordinarily be the place where these senior managers or other person makes those decisions. है ना. तो अगर बोर्ड ने कुछ नहीं किया, बोर्ड ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया है कि हमने सारे पावर्स फारूक हक को दे दिए हैं, ही विल डिसाइड एवरीथिंग, और सब डिसीजन मैं ही लेता हूं, और बोर्ड तो क्या है बैठ के सिर्फ साइन मार देता है बाद में. तो फिर अपन बोर्ड मीटिंग देखेंगे क्या? नहीं. फिर किसको देखेंगे? फारूक हक. और सीनियर मैनेजमेंट का डेफिनेशन भी दिया है, उसमें सब आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, chief operating officers, या heads of various divisions or departments, director sales, director marketing, ये सब उसमें आएंगे. Then location of executive committee in case powers are delegated to the board, delegated to it by the board. तो executive committee को अगर power delegate किया तो उसको भी देखेंगे. तो ये सब फिर simple points है. कमिटीज को दिया तो कमिटी को देखो वो कहां पे बैठ के डिसीजन लेता है. फिर लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस कितना काम का रहता है तो वो भी दिया है. लोकेशन ऑफ कंपनीज हेड ऑफिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर in determining the company's place of effective management because it often represents the place where key company decisions are made, है ना. The following points need to be considered. Number 1, if the company's senior management and their support staff are based in a single location and that location is held out to be to the public as the company's principal place of business or headquarters, then that place is the place where the head office is located. And if the company is more decentralized, for example, where various members of senior management may operate from time to time at offices located in various countries, then company's head office would be the location where the senior managers are primarily or predominantly based. यानी अगर अपनी कंपनी डिसेंट्रलाइज काम करती है, बहुत सारे जगह में, बहुत सारे कंट्रीज में हमारे ऑफिसेज है, कभी हम यहाँ बैठते हैं, कभी वहां बैठते हैं, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो फिर कौन सा हेड ऑफिस माना जाएगा? सारे ऑफिसेज में से हेड ऑफिस किसको मानेंगे? तो वहां दिया है कि जहां अपन प्राइमरीली या प्रिडोमिनेंटली बैठते हैं, सबसे ज्यादा, प्रिडोमिनेंटली यानी सबसे ज्यादा, अमंग्स ऑल द प्लेसेस जहां हम सबसे ज्यादा बैठते हैं और डिसीजंस लेते हैं, प्रिडोमिनेंटली. और नॉर्मली रिटर्न टू फॉलोइंग ट्रैवल टू अदर लोकेशंस, यानी हमारा अड्डा कहाँ है? इसको अपने हिंदुस्तानी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अड्डा. हमारा अड्डा तो इंडिया में है, घूमने कहीं भी जाते लेकिन लौट के तो हम यहीं आते हैं. ऐसे शेर भी है ना, सुबह का भूला जब शाम को लौट के आता है तो उसको भूला नहीं कहते. यानी जहां आप लौट के आते हैं वही तो आपका रेस्टिंग प्लेस है ना, वही तो आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा. इंसान जाए कहीं भी, लौट के तो अपने घर ही आता है. तो ये लौट के कहां आते हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और मीट when formulating or deciding key strategies and policies for company as a whole. यानी हम 4-5 डायरेक्टर्स हैं, सब अलग अलग जगह पे है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब की डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो हम सब एक जगह पे मिलते हैं, सीशेल्स में.
तो फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सीशेल्स को मानेंगे। तो देखो बहुत सारी चीजें अपने को देखना पड़ता है एक साथ। फिर आगे ये भी लिखता है कि मेंबर्स ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट मे ऑपरेट फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस on a more or less permanent basis, and the members may participate in various meetings via telephone or video conferencing rather than being physically present. आजकल ये भी फंडा है, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम होता है। तो फिर प्लेस किसको मानेंगे? In such situation, the head office would normally be the location, if any, where the highest level of management, for example, the managing director or finance director, and their direct support staff are located. तो अगर सब मिलते नहीं है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही काम चला लेते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से, तो फिर जो टॉप मोस्ट बॉसेस जहां पे बैठते हैं उसको अपन मानेंगे हेड ऑफिस। And in situations where the senior management is so decentralized that it is not possible to determine the company's head office with reasonable degree of certainty, the location of company's head office would not be of much relevance in determining the poem. तो फिर अपन उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हेड ऑफिस अगर मिल ही नहीं रहा, हेड समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस का हेड कहाँ है समझ में नहीं आता तो फिर उसको छोड़ देंगे, जाने दो। फिर बाकी फैक्टर्स को देखेंगे, हेड ऑफिस को छोड़ देंगे। फिर हेड ऑफिस का डेफिनेशन भी दिया है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ गए। जहां पे सीनियर मैनेजमेंट बैठता है और उसका डायरेक्ट सपोर्ट स्टाफ भी बैठता है। देन यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी वही है कि आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप बैठते कहीं हो और डिसीजन कहीं लेते हो और बिजनेस कहीं पे होता है। लाइक फारूक हक, I may sit in Singapore and my company may be in Mauritius and my clients may be in India and I am giving service to them. बेस्ट है। और ये जो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का मैंने शुरू किया, इसके पीछे मेरा लॉजिक ही ये था कि मैं रहूंगा बढ़िया स्विट्जरलैंड में आराम से, मस्त लाइफ, और वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके एक कंपनी को दूंगा मॉरिशस में, और मॉरिशस उसको लेट आउट करेगा इंडिया में, और इंडिया में वीडियो लेक्चर दिखाई जाएंगे बच्चों को, है ना। So I may be situated. I don't have to stay in place in India. पुराने जमाने में ऐसे होते, वो कैसे कैसे क्लासरूम्स में मैंने क्लास ली है, क्या बताऊं मैं आपको। और दिल्ली के अगर लक्ष्मी नगर में कोई चले जाए, माय गुडनेस, एक मच्छर ने काटा तो इंसान पूरा खत्म हो जाता है वहां। तो वहां कौन जाके क्लास लेगा, है ना, फिजिकली। सो आई विल बी रिलैक्स सिटिंग इन माई recording studio in Switzerland. I'll enjoy a beautiful life out there and my classes will run here. कंपनी कहां पे रहेंगी? मॉरिशस में। मैं कहां हूं? स्विट्जरलैंड में। और ये कहां चलेगी, क्लास कहां चलेगी? इंडिया में। बताओ, ये टेक्नोलॉजी है आज। तो देखो उसमें क्या लिखता है, The use of modern technology impacts the place of effective management in many ways. It is no longer necessary for the persons taking decisions to be physically present at a particular location. Therefore, physical location of board meetings or executive committee meeting or meetings of senior management may not be where the key decisions are in substance made. मेरे सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो है वो सिंगापुर में बैठेंगे और मॉरिशस में बैठेंगे और न्यूजीलैंड में बैठेंगे, और मैं जो की डिसीजन मेकर हूं कहां बैठूंगा? स्विट्जरलैंड में। सब अलग अलग डिस्पर्स रहेंगे। तो फिर हम उन चीजों को नहीं देख सकते। इन सच केसेस द प्लेस वेयर द डायरेक्टर्स और द पर्संस टेकिंग डिसीजंस और मेजॉरिटी ऑफ देम यूजुअली रिसाइड मे ऑल्सो बी ए रेलिवेंट फैक्टर। यानी स्विट्जरलैंड विल बी द रेलिवेंट फैक्टर। फारूक जो कंपनी का बॉस है वो कहां पे रहता है? स्विट्जरलैंड में, और वहीं से सब काम होता है through teleconferencing. Then decisions via circular resolution or round robin voting. Circular resolution भी क्या है कि अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा था, फॉरेन लॉज में उसको राउंड रॉबिन भी कहते हैं, कि अपन सर्कुलेट कर देंगे रेजोल्यूशन सारे लोगों को उनके घर पे, और वो वोट करके अपने को वापस भेजेंगे। पोस्टल रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो उसके बारे में भी लिखा है कि in case of circular resolution or round robin voting, factors like frequency with which it is used, the type of decisions made in that manner, and where the parties involved in those decisions are located are to be considered.
It cannot be said that proposer of decision alone would be relevant. जो proposer है सिर्फ वही relevant है, ऐसा नहीं कहना गलत होगा. But based on past practices and general conduct, it would be required to determine the person who has the authority and who exercises that authority to take decisions. Authority किसके पास है वो देखना पड़ेगा. Then decisions made by shareholders are not relevant factor. Shareholders normally अपन जो shareholders यानी जो general meetings होती है ना, उसको normally अपन नहीं देखते. ऐसा लिखा है, उसको normally नहीं देखा जाता. जनरल मीटिंग EGMs जो होते हैं उसको अपन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए काउंट नहीं करेंगे. और बहुत ही रेयर सिचुएशन में अगर ये पता चला कि शेयर होल्डर्स आर टेकिंग द की डिसीजंस मैनेजरियल, तो ही उसको कंसिडर करेंगे, वरना नॉर्मली अपन नहीं करेंगे. देन डे टू डे रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस आर नॉट रेलेवेंट. जो डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजंस है वो भी अपन नहीं देखेंगे, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज की डिसीजंस. अल्टीमेट डिसीजंस नहीं रहते वो. तो ये सब एक बार पढ़ने का आपने दिया है नोट्स में. और फिर नेक्स्ट पेज पे वहां लिखा है कि इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द डिटरमिनेशन ऑफ पोएम इज टू बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स, ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स related to management and control of the company, and is not to be determined on the basis of isolated facts that by itself do not establish effective management, as illustrated by the following examples. The fact that foreign company is completely owned by an Indian company, completely owned by Indian company, यानी 100% foreign subsidiary है, तो उसका एक पोएम इंडिया में ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं. तो ये आइसोलेटेड फैक्ट्स को आप कंसिडर मत करो, पूरे फैक्ट्स को कंसिडर करो. दूसरा पॉइंट है कि देयर एग्जिस्ट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन एंटिटी इन इंडिया. कोई फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई है, इसलिए उसका पोएम इंडिया में हो गया. गलत बात, ऐसा भी आप नहीं कह सकते. या द फैक्ट दैट वन और सम ऑफ द डायरेक्टर्स रिसाइड इन इंडिया. एक डायरेक्टर इंडिया में है, पोएम इंडिया में मान लो. नहीं 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 नहीं, गलत बात. या द फैक्ट ऑफ लोकल मैनेजमेंट बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज कैरिड आउट बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया. फॉरेन कंपनी का कोई बिजनेस इंडिया में भी है, तो उसका लोकल मैनेजमेंट इंडिया में है, तो क्या पूरी कंपनी का पोएम इंडिया में हो जाएगा? नहीं, वो भी गलत बात. या एग्जिस्टेंस इन इंडिया ऑफ सपोर्ट फंक्शंस दैट आर प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी इन कैरेक्टर. जैसे फॉरेन कंपनीज के बिजनेस आउटसोर्सिंग इंडिया में होते हैं, कुछ प्रोसेसेस इंडिया में होते हैं, तो उसका मतलब थोड़ी है वो कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट को डिफाइन थोड़ी करते हैं. और फिर बाद में वही थ्योरेटिकल डिस्कशन है कि कोई भी एक सिंगल प्रिंसिपल को अडॉप्ट मत करो. यू हैव टू अप्लाई एवरीथिंग, ऑल द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव सीन, एंड देन टेक अ ब्रॉडर व्यू. और वैसे भी सीबीडीटी का क्या है कि ये कोई, देखो ये अपन ने जो पढ़े अभी, ये सर्क्यूलर है. सर्क्यूलर इज ऑलवेज गिविंग अ व्यू पॉइंट. सर्क्यूलर इज नॉट अ लॉ बाय इटसेल्फ. और फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो ये भी सर्कुलर की एग्जाम्पल्स है. और एग्जाम्पल के ऊपर में एक पैराग्राफ है, देखो दो पैराग्राफ, वो देखो. द सीबीडीटी ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द असेसिंग ऑफिसर शैल बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऑन द बेस ऑफ पोएम एज रेसिडेंट सीक अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर. तो एओ ने अगर ये अप्लाई करना है, किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट मानना है, तो पहले प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर का अप्रूवल लेने का है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. सेकेंडली, further, in case the AO proposes to hold a company incorporated outside India on the basis of poem as being resident in India, then any such finding shall be given by AO after seeking prior approval of the collegium of 3 members consisting of the principal commissioner or the commissioners
as the case may be, to be constituted by the principal chief commissioner of the region concerned. उस रीजन का जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होगा वो ये कॉलेजियम बनाएगा. कॉलेजियम यानी 3 लोगों का एक ग्रुप बनाएगा. In this regard, the collegium so constituted shall provide an opportunity of being heard to the company before the direction is given. Opportunity of being heard कंपनी को भी दिया जाएगा. फिर इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. पहला एग्जाम्पल है कि कंपनी ए इज अ सोर्सिंग एंटिटी for an Indian multinational group incorporated in country X and is a 100% subsidiary of the Indian company B Limited. तो A कंपनी है, वो सोर्सिंग के काम करती है फ्रॉम फॉरेन, और वो B कंपनी जो है उसका सब्सिडियरी है. The warehouses and stock in them are the only assets of the company and are located in country X. All the employees of the company are also in country X. The average income wise breakup of the company's total income for the 3 years is 30% of income is from transactions where purchases are made from parties which are non-associated enterprises and sold to associated enterprises. परचेसिंग नॉन एसोसिएटेड से करते हैं क्योंकि सोर्सिंग है ना, तो पूरी दुनिया से खरीदेंगे और अपनी पेरेंट कंपनी को बेचेंगे. पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड, लेकिन जो खरीदना है वो तो मार्केट से खरीदना है ना. तो इसको एक्टिव इनकम बोलेंगे कि पैसिव इनकम बोलेंगे? इसको एक्टिव इनकम बोलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ अगर अपना एसोसिएटेड है तो पैसिव इनकम में आता है. बट इन दिस केस इट विल बी एक्टिव इनकम. Then 30% of income is from transactions where purchases are made from associated and sold to associated. दोनों तरफ associated है, ये passive income में आएगा. This is passive income. Then 30% of income is from transactions where purchases are made from associated and sold to non-associated. ये active income में आएगा. And 10% is by way of interest. ये पैसिव में आएगा. तो एक्टिव कितना हुआ? 60 एक्टिव हो गया. एक्टिव 60% इनकम से आ रहा है. एंड पैसिव इज 40. तो देखो एम्प्लॉइज भी पूरे बाहर है. तो एम्प्लॉइज में से अपन ने बोला था ना कि 50% ज्यादा बाहर होने चाहिए, पूरे के पूरे बाहर है. इनकम में भी पैसिव 50 से कम है. तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. तो देखो इंटरप्रिटेशन में फिर वही लिखा है कि इन दिस केस पैसिव इनकम इज 40%, जो कि दो थे 30 and 10. The A company satisfies the first requirement of test of active business outside India. Since no assets or the employees of A company are in India, the other requirements are also satisfied. उसका कोई भी एसेट इंडिया में नहीं है, यानी जो भी एसेट है सब फॉरेन में है. तो 50% ज्यादा एसेट बाहर होनी चाहिए, 50% ज्यादा एम्प्लॉइज बाहर होने चाहिए, और उसका एक्टिव इनकम जो इंडिया के बाहर है वो भी 50 से ज्यादा होना चाहिए. तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए. Therefore, companies engaged in active business outside India. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते. देखो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको और उसको इंटरप्रेट करो कि उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है या नहीं. Second point. Other facts remain same as in example 1, with the variation that A company has a total of 50 employees. 47 employees managing the warehouse, storekeeping and accounts of the company are located in country X. The managing director, chief executive officer and sales head are resident in India. 3 employee India के हैं, बाकी सब foreign में है. The total annual payroll expenditure on these 50 employees is of 5 crores and the annual payroll expenditure for MD, CEO and sales head is 3 crores. अब देखो अब क्या हुआ कि टोटल एम्प्लॉइज में से आधे से ज्यादा नंबर वाइज तो फॉरेन में है, लेकिन पेरोल एक्सपेंस वाइज 50% से ज्यादा इंडिया में हो रहा है. तो वो एक कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गया. इसलिए अब अपन क्या बोलेंगे
कि इट इज नॉट हैविंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो वो इंटरप्रिटेशन दिया है देखो कि 3 कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाइड है, लेकिन एक कंडीशन फेल हो गया। पेरोल एक्सपेंस का कंडीशन जो है 50% ज्यादा पेरोल इंडिया में हो रहा है, इसलिए अपन उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसका एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है। तो देखो, therefore a company is not engaged in active business outside India. Third example. The basic facts of example 1 are same. Further facts are that all the directors of a company are Indian residents. During the relevant previous year, 5 meetings of the board of directors is held, of which 2 were held in India and 3 outside India, with 2 in country X and 1 in country Y. 5 बोर्ड मीटिंग्स होते हैं। तो अगर एग्जाम्पल 1 की कंडीशन सेम लेते हैं, यानी कि एक्टिव बिजनेस इंडिया के बाहर है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो फिर अपने को देखना पड़ता है कि मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर हुए क्या। अगर मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि उसका पोयम जो है वो इंडिया के बाहर मानेंगे। तो यहां पे बोला है कि 5 बोर्ड मीटिंग्स होते हैं जिसमें से 3 इंडिया के बाहर हुए हैं, 2 इंडिया में हुए हैं और 3 इंडिया के बाहर हुए हैं। मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स इंडिया के बाहर है। तो अपन इस से इंटरप्रेट ये करेंगे कि इसका पोएम इंडिया के बाहर है, लेकिन फिर ये भी दिया है कि ऑल द डायरेक्टर्स आर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि ठीक है, बोर्ड मीटिंग तो वहां हो रहा है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर्स रेसिडेंट है तो वो इंडिया में बैठ के डिसीजंस लेते होंगे, है ना। तो हालांकि वो अभी यहां दिया नहीं है, लेकिन वो आगे आएगा। तो यहां पे वही लिखा है पहले पॉइंट में इंटरप्रिटेशन में कि सिंस द मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हैव बीन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर पोएम विल बी आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि ये जो इंडिया के डायरेक्टर्स है सारे के सारे क्योंकि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये लोग बोर्ड मीटिंग तो वहां करते हैं, लेकिन बोर्ड मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं होता। डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें से 1 या 2 या 3 डायरेक्टर करते हैं जब वो इंडिया में होते हैं। की मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन व्हाइल दे आर इन इंडिया। तो फिर अपन क्या बोलते हैं कि उसका पोएम इंडिया में है। फिर एग्जाम्पल 4, द फैक्ट्स आर सेम एज एग्जाम्पल 3। देखो अब 3 के बाद एडिशन। But it is established by the assessing officer that although a company's senior management team signs all the contracts for all the contracts above 10 lakhs, the A company must submit its recommendation to B company and B company makes decisions whether or not the contracts may be accepted. It is also seen that during the previous year, more than 99% of the contracts are about 10 lakhs, and over the past years also the same trend in respect of the value contribution is seen. तो ये ए कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने आप में कुछ नहीं करते, ये बी कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उससे पूछकर ही काम करते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज अबाउट 10 लाख दे हैव टू आस्क बी कंपनी, यानी कि होल्डिंग कंपनी जो है वो इन रियलिटी डिसीजन मेकिंग कर रहा है। डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? ए कंपनी का डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? बी कंपनी कर रही है। और देखो 99% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स तो वही थे जो बी कंपनी ने डिसाइड किए, और बी कंपनी तो इंडिया का है। तो फिर इस फैक्ट को अपन मद्देनजर रखेंगे। तो देखो इंटरप्रिटेशन में बोला है, द पोएम ऑफ ए कंपनी मे इन सच केसेस बी नॉट प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया even though a company is engaged in active business outside India and the majority of board are outside India. Even though majority of board is outside India, even though board meetings are outside India, and even though it has an active business, लेकिन असली डिसीजन कौन ले रहा है? बी कंपनी, पेरेंट कंपनी। तो फिर पेरेंट कंपनी जो डिसीजन ले रही है वो कहां बैठ के ले रही है अपने को देखना पड़ेगा। और अगर पेरेंट कंपनी डिसीजन इंडिया में बैठ के लेती है तो फिर अपन ये जो ए कंपनी है उसका भी पोएम इंडिया में मानेंगे।
वहां एक वर्ड है यूसर्प्ड. यूसर्प्ड यानी कि टेकन अवे, छीन लेना. ए लिमिटेड का बिजनेस डिसीजन का जो राइट है वो बी लिमिटेड ने छीन लिया है, यूसर्प कर लिया है. यूसर्प यानी छीन लेना. फिर एग्जांपल 5 में दिया है कि एन इंडियन मल्टीनेशनल ग्रुप हैज अ लोकल होल्डिंग कंपनी, ए कंपनी इन कंट्री एक्स. ये होल्डिंग कंपनी है. The A company also has 100% downstream subsidiaries B company and C company in country X and D company in country Y. The A company has income only by way of dividend and interest from investments made in these subsidiaries. यानी उसका पूरा income passive income है. The place of effective management of A company is in India and is exercised by ultimate parent company of the group. The subsidiaries B, C and D are engaged in active businesses outside India. The meetings of the board of directors of B company, C company and D company are held in country X and Y respectively. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? Merely because the poem of an intermediate holding company is in India, the poem of its subsidiaries shall not be taken to be in India. Each subsidiary has to be examined separately. As indicated in the facts, since company B, C and D are independently engaged in active businesses outside India and majority of its board meetings are held outside India, they will not be considered to be in India. तो उनका पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा, सिर्फ ए का माना जाएगा, बी सी डी का नहीं. और फिर आगे लिखता है कि फर्दर सीबीडीटी वाइज सर्कुलर नंबर 8/17 also clarify that poem guidelines shall not apply to company having turnover or gross receipts of 50 crores or less in a financial year. तो ये जो पूरे गाइडलाइंस हमने देखे ये उन्हीं को लगेंगे जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर में. उससे नीचे है तो उनके केस में गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं है.